नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय और हम बात कर रहे हैं समाजीकरण के बारे में। इससे पहले के 2 वीडियो में हम समाजीकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, समाजीकरण के उद्देश्य, समाजीकरण के स्तर और उसके अभिकरणों के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में। समाजीकरण के जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वह व्यक्ति के स्व के विकास के आधार पर दिए गए हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के स्व या आत्म का विकास होता है। यह आत्म 2 तरह का होता है, जैविक आत्म और सामाजिक आत्म। जैविक आत्म का अर्थ होता है जैविकीय विशेषताओं से, जैसे व्यक्ति नारी है या पुरुष, बालक है या बूढ़ा, सुंदर है या कुरूप, मोटा है या दुबला, तेज है या भोंदू, ये सारी जैविकीय विशेषताओं का बोध कराता है। लेकिन सामाजिक आत्म का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति कितना या किस स्तर का सामाजिक प्राणी है, उसके समाजीकृत होने के स्तर का इससे बोध होता है। व्यक्ति का आत्म सामाजिक स्तर तक कैसे पहुंचता है, उसका विकास किस तरह से होता है, यही इन सिद्धांतों के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है, जिसे मुख्य रूप में 4 सिद्धांतों के आधार पर हम समझ सकते हैं। सिगमंड फ्रायड एक महान चिकित्सक थे जो वियना में कार्यरत थे। इन्होंने कई तरह के विचार विभिन्न विषयों पर अपने व्यक्त किए हैं। उन्हीं विचारों में से एक व्यक्तित्व के विकास से संबंधित भी है, जो कि समाजीकरण से सीधे ढंग से जुड़ा हुआ है। फ्रायड ने आत्म या सेल्फ को 3 खंडों में बांटकर समाजीकरण की व्याख्या करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि आत्म के अंतर्गत सुप्त वासना या इड या इदम होता है, अहम या ईगो होता है और पराहम या सुपर ईगो पाया जाता है। यह सुप्त वासना एक अचेतन अवस्था है जो व्यक्तियों की सहजात इच्छाओं या इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स, विशेष रूप से वासना, आक्रामक, इनका बोध कराती है। यह व्यक्तियों में एक प्रकार की भूख है जो उसे विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करती है। ईगो या अहम की उत्पत्ति इसी इड या इदम पर नियंत्रण रखने के लिए हुई है और पराअहम या सुपर ईगो वह है जो व्यक्तियों में सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के रूप में व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। वह इसे समाज से सीखता है। फ्रायड के अनुसार इड और सुपर ईगो के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। इड हमेशा व्यक्ति को विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। उस अवस्था में सुपर ईगो व्यक्ति को ऊंची नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहता है। इस परिस्थिति में अहम या ईगो दोनों के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। अहम का कार्य एक बीच का रास्ता खोजकर इच्छा की पूर्ति करना है। जिसे फ्रायड ने इड कहा है, उसे कुलेन ने बुनियादी मानव स्वभाव और मीड ने मैं या आई कहा है। जिसे फ्रायड ने पराहम या सुपर ईगो कहा है, उसे ही मीड ने मुझे या मी कहा है। फ्रायड का मानना था कि एक शिशु के जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं जिन्हें आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। यह बच्चे के लिए एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। एक शिशु सिर्फ भोजन और पेय पदार्थ से ही अपनी संतुष्टि नहीं कर सकता। उसके अंतर्गत कुछ काम विषयक भावना या इरोटिक फीलिंग्स भी होती हैं। यह बड़े युवकों की तरह तो नहीं होती, लेकिन इसकी प्रारंभिक अवस्था उनमें पाई जाती है। इसकी संतुष्टि माँ की गोद में जाने से लेकर अन्य लोगों के द्वारा प्यार और आलिंगन से भी होती है। बच्चों का जैसे जैसे विकास होता है, वह इस भावना पर धीरे धीरे नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं और यह मस्तिष्क में एक दमित भावना की तरह रहता है। इस तरह की
प्रवृत्ति उन्हें काम लिप्सा या लिबिडो की संज्ञा दी जाती है और यही काम प्रवृत्ति उनको विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करती है। फ्रायड बताते हैं कि 4 या 5 साल के बीच बच्चा अपने माता पिता से अलग होने की कोशिश करता है, एक नए सामाजिक परिवेश में धीरे धीरे दाखिल होता है जहां उसके माता पिता के अलावा उसके खेल के मित्र, विद्यालय के सहपाठी और आस पड़ोस के बच्चे होते हैं। इस काल को उन्होंने मातृ रति या ओडिपल स्टेज कहा है। वे बताते हैं कि इस चरण में बालकों को यौन स्तर पर माता से लगाव बढ़ने लगता है, लेकिन इस भावना को वो यथासंभव दबाने की कोशिश करते हैं और इसी दमित भावना के कारण बाद में अपने से विपरीत लिंग के लोगों के प्रति उसमें धीरे धीरे लगाव बढ़ने लगता है। लड़कियों में इस प्रकार की भावना पिता के संदर्भ में देखने को मिलती है, लेकिन अपने माता पिता के बीच निकट संबंधों को देखकर वह इस भावना को दबाती है। इसे पितृरति या इलेक्ट्रा मनोग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इन्हीं 2 प्रकार की यौन प्रवृत्तियों से बालक को चेतन और अचेतन ढंग से कुछ करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इसी यौन संबंधी प्रवृत्ति के प्रभाव में व्यक्तित्व का धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन फ्रायड के इस विचार की काफ़ी आलोचना हुई है। उन्होंने जीवन में यौन पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया। व्यक्तित्व के विकास में काम प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है, ऐसा तमाम मनोवैज्ञानिक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार किया है कि शिशु के अंतर्गत भी काम विषयक भावना या इरोटिक फीलिंग पाई जाती है। आलोचक यह भी कहते हैं कि फ्रायड का यह विचार मुख्य रूप से बालकों और पुरुषों के अध्ययन पर आधारित था, लेकिन उन्होंने अपने सीमित अनुभवों के आधार पर बालिकाओं के बारे में भी यौन संबंधी विचार व्यक्त करने का प्रयास किया जो वैज्ञानिक नहीं है। कुली एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे और उन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि कैसे कोई जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। इसी सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को उन्होंने समाजीकरण कहा। कुली ने कहा कि सेल्फ या आत्म का विकास समाज में होता है। समाज और आत्म एक दूसरे से कभी अलग नहीं किए जा सकते। उन्हीं के शब्दों में सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न। आत्म का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सामाजिक तथ्य है। इसका विकास समाज के साथ से ही संभव है। उन्होंने बताया कि बच्चों में लगभग 2 साल की उम्र में आत्म चेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस का विकास होने लगता है। उन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया पर कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं किया। उनके समय में सामाजिक विज्ञान में कोई अनुसंधान होता भी नहीं था। उनके इस सिद्धांत को सेल्फ लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे समाज में कैसे सीखते हैं इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण सिद्धांत दिया। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी दर्पण में अपना स्वरूप देखने का प्रयास करता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी अपना स्वरूप समाज रूपी दर्पण में देखने का प्रयास करता है। इस देखने की प्रक्रिया में 3 तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। पहला यह कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा कि दूसरे जो मेरे बारे में सोचते हैं उस संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। और तीसरा कि मैं अपने बारे में कैसा विचार रखता हूँ, अच्छा या बुरा। हर बालक में यह जानने की इच्छा होती है कि परिवार और परिवार के बाहर उसे किस रूप में देखा जाता है और उसके आधार पर वह अपने बारे में एक राय बनाता है। यदि लोग यह सोचते हैं कि वह बहुत होशियार, अनुशासित और व्यवहार कुशल बालक है, तो वह अपने बारे में श्रेष्ठता का भाव रखता है। लेकिन अगर इसके विपरीत कोई उसे भोंदू, अनुशासनहीन और गलत बालक मानता है, तो उसके मन में अपने बारे में हीनता की भावना का विकास होता है। समाज किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है और फिर वह व्यक्ति उस संदर्भ में क्या सोचता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो
जीवन पर्यंत चलती है। इसी क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा व्यक्तियों में आत्म का विकास होता है। व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और नियमों का इसलिए पालन करते हैं कि समाज उन्हें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर ही आचरण करने का प्रयास करते हैं। यदि उन्हें यह महसूस होता है कि लोग उनके बारे में या उनके किसी व्यवहार को अच्छा नहीं समझेंगे, वे उस तरह का व्यवहार या आचरण नहीं करना चाहते। व्यक्ति हमेशा दूसरे को ध्यान में रखकर ही कोई आचरण करता है। जॉर्ज मीड एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने अमेरिका में एक शिक्षक के रूप में अपना सारा जीवन व्यतीत किया। उनके व्यक्तित्व के विकास संबंधी विचार प्रतीकात्मक संचारवाद के नाम से प्रचलित हुए हैं। आत्म के विकास के बारे में उनका कहना था कि शिशु के आत्म का विकास अनुकरण या इमिटेशन से होता है। उनके प्रारंभिक जीवन में जो कोई भी आता है, वे उन लोगों के व्यवहार की नकल करने का प्रयास करते हैं। इस नकल या अनुकरण की भावना के कारण ही बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी की तरह चलने, बोलने, बैठने का प्रयास करते हैं। बच्चों में अनुकरण की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे छोटी छोटी बच्चियां अपनी माँ या दादी के द्वारा किए गए व्यवहार की नकल करती हैं। कभी उनकी तरह भोजन बनाने का प्रयास करती हैं, तो कभी दुल्हन को सजाती हैं, या तो कभी घर की सफाई करने लगती हैं। इसी नकल के प्रयास से जीवन के बहुत से कार्यों को वो सीखती हैं और उनके अंदर धीरे धीरे आत्म का विकास होने लगता है। युवावस्था तक पहुंचने से पहले बच्चे 3 चरणों से गुजरते हैं, जिनके द्वारा उनमें समाजीकरण होता है। पहला है प्रारंभिक स्तर। इसमें 1 से 3 वर्ष का यह काल होता है। इस अवस्था में बच्चा ठीक से यह नहीं समझता कि वह आखिर क्या कर रहा है। कभी वह गुड़ियों से प्यार करता है, तो कभी किसी को मारने के लिए डंडा उठा लेता है। दूसरा चरण होता है क्रीड़ा स्तर या प्ले स्टेज। इस अवस्था का काल 3 से 4 साल का है। इस अवस्था में बच्चे को इस बात की थोड़ी जानकारी होने लगती है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह जो कुछ भी करता है उसमें संबद्धता नहीं होती। कभी वह सिपाही बनता है, तो कभी डकैत या फिर कभी डॉक्टर की नकल करता है। तीसरा चरण है खेल स्तर या गेम स्टेज। इस अवस्था का विस्तार 4 से 5 साल या उससे थोड़ा अधिक लंबे समय का होता है। इस चरण में वह घर के बाहर कोई खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। उसके व्यवहार में एक किस्म की संबद्धता का विकास होता है। इस अवस्था में वह अपनी तथा दूसरों की भूमिकाओं को थोड़ा समझने लगता है। मीड ने बताया है कि जब बच्चे दूसरों की नकल करते हैं, तो वे इसके द्वारा दूसरों की भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं, जिसे उन्होंने टेकिंग द रोल ऑफ अदर कहा है। इस तरह बच्चों में आत्मचेतना या सेल्फ अवेयरनेस का विकास होता है और उस स्थिति में उसके अंतर्गत मैं और मुझे की धारणा का विकास होता है। मैं का अर्थ है उस बालक से जिसका अभी ठीक से समाजीकरण नहीं हुआ है और जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्वाभाविक इच्छाएं पाई जाती हैं, और मुझे वह है जो उस बच्चे में मैं के अंतर्गत सामाजिक आत्म के रूप में मौजूद विचार है। बच्चों के अंतर्गत पहले मैं का विकास होता है, और जब मैं दूसरों के संपर्क में आता है तो वे दूसरों की नज़र से अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बच्चों में आत्मचेतना की क्षमता या मुझे का विकास होता है। बच्चे जब 8-9 साल के हो जाते हैं तो वे व्यवस्थित प्रकार के खेलों में भाग लेने लगते हैं, और उस समय वो जीवन के मूल्य और नैतिकता की बात सीखने लगते हैं, क्योंकि खेलों के अंतर्गत विभिन्न किस्म के नियम, कानून और नैतिकता की बातें बताई जाती हैं। इसी स्तर में बच्चे, जैसा मीड कहते हैं, समाज के सामान्य मूल्य, आदर्श, तौर तरीकों और संस्कृति के बारे में सीखने लगते हैं, जिसे उन्होंने व्यापक अन्य या जनरलाइज्ड अदर कहा है।
इसका विकास रोल टेकिंग और रोल प्लेइंग की प्रक्रिया से होता है। बच्चे दूसरों की भूमिका अदा करने की कोशिश करते हैं और इसी के द्वारा वे सामाजिक आचरण के बारे में सीखते हैं और उनका समाजीकरण होता है। इस वीडियो में हमने बात की फ्रायड, कुली और जॉर्ज मीड के समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में। इरिक एरिक्सन और जीन पियाजे के समाजीकरण के सिद्धांत और समाजीकरण से जुड़ी कुछ और अन्य अवधारणाओं के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।